कहते हैं कि इंसान की जो गरीबी होती है, उसे जीने नहीं देती है, बेहद परेशान करती है। लेकिन कभी-कभी इंसान गरीबी का बहाना बनाकर खुद को कमज़ोर कर लेता है। जब इंसान की गरीबी उसके सर पर चढ़ती है, तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि अगर गरीबी का बहाना बनाकर इंसान काम करने की जगह जुर्म करने लगे, तो फिर लोगों का विश्वास उठने लगता है। नमस्कार, मैं विशु राय। साथियों, आज एक ऐसी लड़की की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो वाक़ई में हमारे समाज के, हमारे आस-पड़ोस में भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। अचानक से आपको खबर लगती है कि यार ऐसा हो गया और आप हैरान रह जाते हैं। आज भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है। लड़की गरीब तो रहती है, लेकिन उसकी कुछ कमियाँ, कुछ कारनामे ऐसे रहते हैं कि जब वो उसका खुलासा होता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की ऐसा भी कर सकती है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक लड़की जिसका नाम सोनिया रहता है। सोनिया 16 साल की उम्र में जब कॉलेज जा रही थी, उस समय कॉलेज में पढ़ाई करते करते उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। लड़का ट्रक ड्राइवर रहता है, बेहद ही हैंडसम। दरअसल लड़के का जो परिवार था, जो पिताजी थे, वो ट्रक ड्राइवर थे। उनका खुद का अपना कई ट्रक चलता था और लड़का भी कभी कभी ट्रक चला लिया करता था। एक दिन जब सोनिया साइकिल से स्कूल जा अपने कॉलेज जा रही थी, तभी बगल से ट्रक लेकर वो लड़का गुजरता है, जिसका नाम पुनीत होता है। पुनीत देखता है कि बड़ी खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसके ही गांव क्षेत्र के पास से जा रही है, तो ट्रक रोक कर उसे देखने लगता है। लड़की भी देखती है सोनिया कि पुनीत उसे बार बार देख रहा है। फिर वो मुस्कुराता है और चला जाता है। अब वो पुनीत को पता चल जाता है कि लड़की का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे है, और सुबह 9 बजे वो अपने ट्रक को लेकर तो कभी ट्रैक्टर को लेकर शहर की तरफ जाया करता था काम से। एक दिन उसे लगता है कि अब क्यों ना आज सोनिया से बात की जाए। वो अपना ट्रक रोकता है और सोनिया से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम हमारे गांव के बगल से ही आती हो क्या? सोनिया कहती, हाँ, मैं तुम्हारे गांव के बगल से ही आती हूँ, लेकिन मेरा तुमसे कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। इधर पुनीत कहता है, कोई बात नहीं, आज से हमारी जान पहचान हो गई है, आगे भी बातचीत होती रहेगी। लेकिन सोनिया मना कर देती है। सोनिया एक बेहद गरीब परिवार की लड़की रहती है, लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत, पढ़ने में काफ़ी तेज तर्रार। किसी तरह पिता उसके रोजगार करके, मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाते थे। सोनिया का एक भाई भी रहता है, मोनू, जो बहुत छोटा रहता है। इधर कई दिनों तक पुनीत उसे देखता है, बोलने की कोशिश करता, लेकिन सोनिया नजरें झुकाती और चली जाती। लेकिन बार बार का यही कारनामा, बार बार पुनीत कभी ऑटो से तो कभी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता। अब पुनीत उसे चाहने लगता है, पसंद करने लगता है। इधर सोनिया एक दिन जब अपने एक सहेली के साथ बैठी रहती है, तो उसके पास एक बहुत अच्छा फ़ोन होता है। उसे देखती है तो सोचती है कि शायद ऐसा फ़ोन मेरे पास भी होता, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फ़ोन खरीद सके। अब उसका मन धीरे धीरे बहकने लगता है, और फिर एक दिन पुनीत जब उसे देखता है तो वो मुस्कुरा कर चल देती है। जैसे ही साथियों मुस्कुरा कर जाती है, पुनीत को लगता है कि अब वह उसे पसंद करने लगी है। अगले दिन पुनीत उसका पीछा करता है और एक सुनसान जगह पर रुक कर कहता है कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, मैं बहुत दिनों से मैं तुमसे कहना चाहता था। इधर साथियों अब सोनिया कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। द पुनीत कहता है, ठीक है, तुम अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो, मैं तुमसे बातें करूँगी। तभी सोनिया कहती है कि देखो, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे फ़ोन दे सकें। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, सिर्फ एक पापा के पास फ़ोन है, जो वह लेकर अपने साथ मेहनत मजदूरी के जब जहाँ करते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ लेकर जाते हैं। और वो वहीं से जब भी कोई ज़रूरत होती है, तो एक बगल में भैया हैं, उन्हें फ़ोन करके सारी बात बता देते हैं। जो भी सब्ज़ी वगैरह लाना होता है, उसी पर माँ से बात होती है और माँ बता देती है। इधर पुनीत कहता है, कोई बात नहीं, कल इसी टाइम तुम आना, मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। अब पुनीत खुश होता है और अपनी प्रेमिका के लिए एक
बहुत ही महंगा अच्छा सा फ़ोन खरीदता है और एक अपने नाम से सिम लेता है। और फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह एक पुलिया पे बैठकर इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सोनिया वहाँ से गुजरती है, वो हाथ मारता है और रोकता है और कहता है कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तुम देख लो। गिफ्ट पैक रहता है, यानी कि फ़ोन जो रहता है वो गिफ्ट के रूप में पैक रहता है। वो सोनिया को दे देता है। सोनिया खोलने की कोशिश करती है तो पुनीत कहता है, नहीं, तुम इसे छुपा कर रखना, मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, तुम घबराओ नहीं। जैसे ही वह पुनीत से कुछ दूर आगे बढ़ती है, पुनीत अपने काम से चला जाता है। तभी सोनिया सोचती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है कि आखिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कौन सा गिफ्ट दिया है। वह जाकर एक पेड़ के पास साइकिल को रोकती है और फिर गिफ्ट को फाड़ती है तो देखती है एक चमचमाता हुआ नया सा फ़ोन है। वो बेहद खुश होती है और फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखने लगती है और अपने सहेली को दिखाती है कि देखो, ये मेरे पास एक फ़ोन है। सहेली पूछती है कि तुम्हारे पास इतना महंगा फ़ोन कहाँ से आया। तो वो कहती है कि मेरे जीजा जी ने मुझे गिफ्ट दिया है। अब उसे बताती नहीं है। जैसे ही शाम को घर पहुंचती है, उस पर कई मैसेज, कई फ़ोन आते हैं। अब धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ने लगता है, दोनों की बेकरारी बढ़ने लगती है और पुनीत उससे बातचीत करने लगता है। कुछ दिन और गुजरता है, अब पुनीत उससे मुलाकात करने लगता है छुप छुप कर। अब हदें इतनी पार हो जाती है कि पुनीत अपनी फोर व्हीलर से उस लड़की से कहता है कि तुम अपनी साइकिल एक जगह पर खड़ा करवा देता है और बार बार वहाँ से उसे अपने कार में बैठाता था और स्कूल न ले जाकर उसे लेकर रास्तों में यूं ही घूमता रहता था। उसे ढेर सारी बातें करता, उसे प्यार करता, कभी रेस्टोरेंट ले जाता तो कभी किसी गेस्ट हाउस ले जाता। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। तभी उसका जन्मदिन आता है। सोनिया कहती है, कल मेरा जन्मदिन है, मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो। सोनिया को यह पता था कि लड़का काफ़ी पैसे वाला है। अब धीरे धीरे करके सोनिया उसे महंगे महंगे गिफ्ट, महंगे महंगे सामान लेने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि घर वालों ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि इतने जो सामान महंगे महंगे घर में आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। एक दिन जब पिता पूछने की कोशिश करता है तो सोनिया बताती है कि वो आजकल स्कूल से आने के बाद कोचिंग पढ़ाती है, उससे उसके पैसे आते हैं। और वो कोचिंग पढ़ाने के लिए घर से जाती तो ज़रूर थी, स्कूल से निकलती तो ज़रूर थी, लेकिन फिर वही पुनीत मिलता था और पुनीत अपना काम धाम छोड़कर अब सिर्फ सोनिया के प्यार में पड़ जाता है। तकरीबन एक साल गुजर जाते हैं। साल 2017 से साल 2018 आ जाता है। अब इधर साथियों, पुनीत कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन लड़की कहती है कि मेरे घर वाले तो शायद मान भी जाए, तुम्हारे घर वाले तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं एक बड़ी गरीब घर की लड़की हूँ। पुनीत अपने घर वालों से बात करता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं रहता है। अब पुनीत अगले ही दिन सोनिया से कहता है कि एक काम करो, चलो हम इस शहर को छोड़ देते हैं, एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ मरेंगे। इधर सोनिया भी प्यार में बेहद पागल थी। अब पुनीत के साथ वो वहाँ से अपने घर वालों से कुछ भी नहीं बताती है और धीरे से एक चिट्ठी लिखती है और वहाँ से वह पुनीत के साथ ट्रेन पकड़ती है और फिर पहुँच जाती है देश की राजधानी दिल्ली में। वहाँ जाने के बाद ढेर सारा पैसा रहता है। पुनीत ने पहले ही 10-12 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके थे। अच्छे अच्छे फ़ोन और अच्छी अच्छी अंगूठियाँ भी पहनता था, महंगी महंगी अंगूठियाँ। खर्चा तो इससे भी उसका काफ़ी दिनों तक चलने वाला था, कोई काम करे ना करे। लेकिन इधर जब एक दिन उसकी माँ का फ़ोन आता है कि बेटा तुम कहाँ हो, घर आ जाओ, लौट आओ, तुम उसे छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन पुनीत कहता है, नहीं, मैं इसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। अब इधर सोनिया के घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन माँ अपने पति को समझाती है और कहती है कि देखो, वो बहुत अच्छे लड़के के साथ गई है, काफ़ी पैसे वाला है, बाद में सब लोग मान जाएंगे। पुनीत का परिवार जाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया के पिताजी कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं, आप अपने लड़के को बुला लीजिए और हमें परेशान करेंगे तो हम पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करा देंगे। अब परिवार शांत हो जाता है, अपनी इज्जत बचाने लगता है। इधर पुनीत उसके साथ तकरीबन 6 महीनों तक रहता है, खूब प्यार कर रहा था, खूब सरो सामान दे रहा था। इसी दौरान जिस कमरे में वो रहता था, उसके कमरे के ठीक ऊपर वाले कमरे में एक लड़का जिसका नाम विवेक रहता है। विवेक से भी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। विवेक भी आता जाता था, घर में पार्टियां भी करता था और उसकी पत्नी सोनिया से भी बातें करता था। लेकिन तभी अचानक से 19 अगस्त साल 2019 सुबह किसी काम से पुनीत बाहर जा रहा था हाईवे से, तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट होता है और फिर खबर मिलती है कि उसकी मौत हो चुकी है।
सोनिया को जैसे ही पता चलता है उसका तो सब कुछ लूट चुका था। सोनिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो बेहद परेशान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब तो वो कहीं की नहीं हुई, ना तो पुनीत के घर जा सकती है, ना अपने घर जा सकती है। अब वो करे तो क्या करे। किसी तरह से पुनीत के घर वालों को पता चलता है, पुनीत के घर वाले जाते हैं, पुनीत की डेड बॉडी लेकर आते हैं, लेकिन लड़की को साथ लाने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि इसका जिम्मेदार तुम ही हो, तुम्हारी वजह से इसकी मौत हुई है। ये घर पर होता तो शायद ऐसा नहीं होता। अब सोनिया का रो रो कर बुरा हाल लगता है। अपने कमरे में रहती, अपने माँ से बात करती। माँ कहती बेटा अभी माहौल गर्म है, अभी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो पुलिस थी तो तुम बच गई, शायद यहाँ ये लोग मार डालेंगे। बड़े घर के हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, अभी कुछ दिन वहीं रहो। लेकिन जो विवेक रहता है वो सोनिया की मदद करता है, पैसे रुपए से भी। और सोनिया के पास भी कुछ पैसे थे उसके अकाउंट में जो पुनीत ने जमा कर रखे थे, उससे खर्च चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि पति के ना रहने पर कुछ ऐसी चीज़ें होती, ज़रूरतें होती हैं औरतों की, जो उसे मजबूर कर देती हैं। अब धीरे धीरे साथियों अब वो विवेक से बातचीत करने लगती है, और विवेक जो कि झारखंड गिरिडीह का रहने वाला होता है, उसके नज़दीक आ जाती है। अब दोनों के बीच, बंद कमरों के बीच, वो सारे कार्य होने लगते हैं जो पति पत्नी के बीच होते हैं। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि अब सोनिया कहती है कि देखो तुम मुझसे शादी कर लो, अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी। विवेक कहता है कि मैं कुछ दिन बाद तुमसे शादी कर लूंगा। धीरे धीरे करके तकरीबन 1 साल गुजर जाते हैं, लेकिन सोनिया के साथ वह अनैतिक कार्य करता, उसके साथ पति पत्नी की तरह रहता लिव इन में, लेकिन शादी की जब बात आती थी तो उसे दूर चला जाता था। अब सोनिया एक दिन कहती है कि आज अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं ऐसे तुम्हें अपने कमरे में नहीं आने दूंगी। अब विवेक की मजबूरी बन जाती है। विवेक सोचता है कि आखिर करे तो क्या करे। विवेक सिर्फ उसके जिस्म के साथ खेलना चाहता था, वो शादी नहीं करना चाहता था। विवेक कहता है कि लो आज मैं तुमसे शादी करता हूँ। वो सिंदूर उसके मांग में बंद कमरों के अंदर ही पहनाता है और कहता है लो मैंने तुमसे शादी कर ली, अब तुम मेरी दुल्हन बन गई। साथियों अब दुल्हन की तरह वह रहने लगती है, लेकिन कुछ दिन और गुजरता है। जैसे ही प्यार पुराना होने लगता है, वो कहती है कि एक काम करो, मुझे तुम्हारे परिवार से मिलना है, तुम्हारी माँ से मिलना है, तुम्हारी बहन से मिलना है, मुझे अपने घर लेकर चलो। अब इधर विवेक भी अच्छे घर का लड़का था, पेशे से इंजीनियर था। अब वो सोचता है कि इस लड़की को मैं अगर अपने घर लेकर जाऊंगा तो फिर मेरी बड़ी बदनामी होगी, गांव के लोग क्या कहेंगे। अब वो टालने लगता है। धीरे धीरे मामला इतना गहरा होता जाता है, बिगड़ता रहता है कि अब आए दिन सोनिया और विवेक में झगड़े होने लगते हैं। सोनिया को समझ आ गया था कि यह सिर्फ मेरे जिस्म के साथ खेल रहा है, ये मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझसे शादी नहीं करने वाला है, मुझे अपने परिवार के साथ नहीं मिलाएगा। दरअसल सोनिया अब थक चुकी थी ऐसे जीवन से, वो एक परिवार के साथ रहना चाहती थी। इधर तकरीबन 1 साल से अधिक हो जाते हैं पुनीत की मौत को भी। धीरे धीरे वो पुनीत को भूल चुकी थी। अब विवेक से एक दिन कहती है कि तुम अपने परिवार से मिलाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। विवेक झगड़ा करता है, उससे कई थप्पड़ मारता है और कहता है जो तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारी जैसी लड़की को मैं कभी अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा। इधर वो परेशान होती है, सोचती है आखिर वो क्या करे। उसे छोड़कर उसी रात अपने सामान पैक करती है और फिर वहां से वो अपने घर चली आती है, अपने माँ के पास। माँ देखती है अपनी बेटी को, वर्षों बाद तो खुश तो होती है, लेकिन पिता कहता है बेटी तुम शायद बाहर ही रहती तो अच्छा होता। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बड़ा ही सम्मानित व्यक्ति हूँ, मेरा भी अपना मान सम्मान है। तुमने ऐसा काम किया था, मैं लोगों को क्या ही बताऊं। बेटी आती है, अब आसपास के लोग आते हैं मिलने के लिए, लेकिन वही समाज ताने मार रहा था। सबको पता चल जाता है कि आखिर हकीकत क्या है। इधर पुनीत के घर वाले भी जब भी उस लड़की को देखते तो वो सोचते थे कि क्यों ना इसे मार ही डाला जाए, यह सामने क्यों आती है। उसमें उसके बेटे की झलक भी दिखती थी, कातिल की झलक दिखती थी। घर वाले भी परेशान थे कि आखिर क्या किया जाए। एक दिन एक व्यक्ति जो इंश्योरेंस का काम करता था उसके घर जाता था। उम्र रहती है 40 साल, इधर 22 साल की, धीरे धीरे 21 से 22 साल की सोनिया भी हो चुकी थी। वो बातचीत करता है, देखता है कि बहुत ही खूबसूरत लड़की है। घर वालों से पूछता है कि आप इनकी शादी क्यों नहीं कर देते हैं। पिता कहता है कि भला इस लड़की से कौन शादी करेगा, इसका पति मर चुका है और कोई शादी करने को तैयार नहीं है, यह घर छोड़कर चली गई थी। बेहद खूबसूरत लड़की को जब वह व्यक्ति देखता है जिसका नाम अनिल रहता है, अनिल कहता है कि मैं
इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अनिल की बीवी की बहुत पहले मौत हो चुकी थी और वह अकेले ही अपना जीवन बसर कर रहा था। घर में ना माँ थी ना कोई था। अब इधर पिता सोचता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जल्दी से इसकी शादी कर दो। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है मंदिर में और फिर वह उसके साथ रहने लगता है। लेकिन कहते हैं कि जब पति पत्नी के बीच उम्र का फासला ज़्यादा हो तो फिर कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो बाहर आ ही जाती हैं। कुछ दिन गुजरता है, दोनों के बीच जब आपसी झगड़े होने लगते हैं। इसी दौरान अनिल का एक साथी जो नौजवान रहता है, उम्र तकरीबन 30 साल, वह भी उसके साथ आता जाता था काम पर। अब उससे उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाला था, कार से आता था, कार से जाता था और वो अनिल उसे लेकर शहर जा चुका था, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। दोनों वहाँ रहते थे, अच्छा सा कमरा भी था, ठीक ठाक पैसे भी अनिल कमाता था। लेकिन जब अनिल अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाता था तो पत्नी काफ़ी नाराज़ होती थी। इस वजह से अब उसकी नज़दीकियाँ धीरे धीरे दोस्तों बढ़ने लगती है। अब उसके दोस्त के साथ जब नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो दोस्त कहता है कि एक काम करो कि तुम इसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन सोनिया मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन और गुजरता है, अब दोनों के बीच जो कुछ चल रहा था उसकी जानकारी धीरे धीरे अब अनिल को लगने लगती है। अनिल को लगता है कि शायद जो उसका पति था 40 वर्षीय, उसे लगता है कि शायद अब मेरी पत्नी मेरे हाथों से निकल रही है। वो समझाने की कोशिश करता है, उसे घर से जाना, बाहर निकलना बंद कर देता है। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं और अपने दोस्त को भी घर आने से मना कर देता है। लेकिन फ़ोन पर दोनों की बातचीत हो रही थी। जब भी अनिल बाहर चला जाता तो दोनों एक दूसरे से बातें करते। अब उसका जो दोस्त रहता है कहता है कि आज मैं तुम्हारे कमरे पर आ रहा हूँ और तुमसे ढेर सारी बातें करती है। अनिल के जाते ही वो कमरे पर जाता है और उसके साथ समय व्यतीत करता है, उसे ढेर सारा प्यार करता है, उसे कुछ चीज़ें जो उसे देता है और कहता है कि ठीक है, अब मेरी मुलाकात कल होगी। जैसे ही रात को पति आता है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि एक काम करो, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे एक गिलास दूध दे दो। वो एक गिलास दूध उसे पिलाती है और उसमें कुछ नींद की दवाइयाँ डाल देती है। इधर उसे अनिल से छुटकारा चाहिए था, नींद की दवाइयाँ डाल देती है और फिर जैसे ही अनिल पीता है वह सो जाता है। सोने के बाद वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और प्रेमी को बुलाकर दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं, गला दबाकर। हत्या करने के बाद अब वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, मकान मालिक घूमते हुए जाता है तो देखता है कि आज कमरे का माहौल काफ़ी सुनसान लग रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है। दरवाज़ा खड़खड़ाता है तो देखता है दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दरवाज़ा खुल जाता है तो बड़ा हैरान होता है। अंदर जाकर देखता है तो बेड पर अनिल सो रहा था। उसके पास जाकर वो देखता है तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। 2-3 बार आवाज़ देता है सोनिया सोनिया, लेकिन सोनिया सुन नहीं रही थी। घर में कोई था ही नहीं। अब वह फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब इधर उसका पोस्टमार्टम होता है, आसपास कोई था नहीं, मकान मालिक ही उसका अंतिम संस्कार करता है और फिर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और ये पता चल जाता है कि सोनिया और उसका प्रेमी ही कातिल है। पुलिस कॉल ट्रेस करती है, कॉल डिटेल्स के आधार पर, सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर सर्चिलांस की टीम काम करती है और फिर दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार करती है। दोनों भागकर दिल्ली जा चुके थे। दिल्ली से गिरफ्तार करती है और फिर दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है और वहाँ दोनों अपना गुनाह कबूल करते हैं और सारी कहानी फिर मीडिया के सामने आती है और फिर दोनों को जेल भेज दिया जाता है। साथियों, कहते हैं कभी कभी जो मजबूरी होती है, इंसान मजबूरियों में कोई काम करता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन पैसा कमाना या ये जो हवस की जो लत है, अगर यह व्यक्ति को लग जाए, नशा किसी भी प्रकार का हो अगर वो लग जाए तो फिर इंसान को बर्बाद कर देता है। शायद सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ या फिर उसकी नसीब ही खराब थी, वो किस्मत की ही मारी थी। साथियों, आखिर इस कहानी में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।